हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ वैष्णवी प्रसादन एंड हम डिस्कस कर रहे हैं ठाकुर पब्लिकेशन की बुक पोएट्री एंड ड्रामा 2। एंड ये बुक राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन के बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है एंड इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमारे वीडियोस रहे हैं उसमें हम लोगों ने हमारी बुक का चैप्टर 6 तक का डिस्कशन कर लिया है। सो अगर आपने वो चैप्टर्स मिस किए हैं तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल होंगे, आप वहां से जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी बुक का चैप्टर 7 जिसका नाम है जॉन कीट्स टू ऑटम। जब मैं जॉन कीट्स की बात कर रहे थे या जितने भी अगर हम ले लेते हैं कि हमारे यूनिट 1 में जो पोएट्स हैं उनके अगर एक कॉमन ग्राउंड्स को मैं डिसाइड करने की कोशिश करती हूँ, डिस्क्राइब करने की कोशिश करती हूँ, तो एक चीज आप लोगों ने अब तक नोटिस कर ली होगी कि वो सब जो है वो रोमांटिक पीरियड या उससे पहले के पीरियड के हैं। लाइक अगर हम विलियम ब्लेक की बात करते हैं या विलियम कूपर की बात करते हैं तो वो ट्रांजिशनल पीरियड से बिलोंग करते हैं, जो कि रोमांटिक पीरियड की जस्ट स्टार्टिंग फेज था कि ट्रांजिशनल पीरियड में रोमांटिक एलिमेंट्स आने स्टार्ट हो गए थे, बट साथ में जिससे पहले वाला पीरियड था उसके भी एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहे थे। मतलब दोनों पीरियड्स का मिक्सचर आपको ट्रांजिशनल पीरियड में देखने को मिल रहा था। एंड वहीं पर जब मैं बात करती हूँ विलियम वर्ड्सवर्थ की, टी.एस. कॉलरिज की या जॉन कीट की, तो ये सब जो है वो रोमांटिक पीरियड ऑथर्स हैं, पोएट्स हैं। एंड स्पेसिफिकली जब मैं जॉन कीट्स की बात करती हूँ तो ये रोमांटिक पीरियड के लिरिसिस्ट हैं, पोएट हैं। एंड इनका कैरेक्टरिस्टिक, जैसे हर राइटर का एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है, सो इनका कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है कि ये अपनी पोएम्स में सेंसुअल अपील रखते हैं, विलियम विविड इमेजिनरी रखते हैं, एंड ये फिलोसफिकल कंटेंट को जो है या फिलोसफिकल आइडियाज को जो है वो क्लासिकल लेजेंड्स के थ्रू प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं या प्रेजेंट करते हैं। अब सेंसुअल अपील आई मीन कि ये सेंसरी ऑर्गन्स या हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन बहुत प्रॉपर तरीके से देते हैं। अभी जब आप इस पोएम को रीड कर रहे होगे तो आप देखोगे कि इन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से जो हमारी हवा है या आसपास जो हमारी विंड है वो किस तरीके से हमारी बॉडी को फील होती है, बालों को फील होती है। ठीक है, हमारे नहीं, जो सीजन है उसको पर्सोनिफाई किया है, तो वो किस तरीके से आप कह सकते हो कि वो किस तरीके से जो पर्सोनिफाइड वर्जन है ऑटम का उस पे विंड कैसी फील हो रही है। एंड और भी आपको विविड डिस्क्रिप्शंस मिलेंगे इस पोएम में। सो इसका एग्जांपल आपको देखने को इस पोएम में मिल जाएगा। विविड इमेजिनरी की जब मैं बात करती हूँ तो उसका भी एग्जांपल आपको इसी पोएम में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस पोएम में उन्होंने ऑटम की खूबसूरती को एंड जो आसपास की चीजें हैं या अपने थॉट्स को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने बहुत सारी इमेजिनरीज यूज की हैं। इवन जो आपका लास्ट आंसर आ जाता है उसमें जाके इन्होंने साउंड को भी एक्सप्रेस करने की कोशिश की है कि किस तरीके से अलग अलग क्रीचर्स जो हैं वो ऑटम का सॉन्ग गा रहे होते हैं। फिलोसफिकल आइडियाज आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेंगे, आप उसके लिए इनकी कोई दूसरी पोएम देख सकते हैं, उनमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ हम बात करते हैं जॉन कीट्स की पर्सनल लाइफ के बारे में। तो जॉन कीट्स वाज बोर्न ऑन 31 अक्टूबर 1795 इन लंदन। एंड इनके जब मैं फैमिली बैकग्राउंड की बात करती हूँ तो इनके फादर जो है वो एक लाइब्रेरी स्टेबल मैनेजर थे, यानी कि वो आप कह सकते हो कि जानवरों का ख्याल रखने वाले इंसान थे। सो इसकी वजह से इनकी जो लाइफ रही है ना वो बहुत ही एवरेज, जो इनकी स्टार्टिंग की लाइफ रही है वो बहुत ही एवरेज रही है। बहुत ही इनका जो फॉर्मल एजुकेशन रहा है वो बहुत ही मिनिमल रहा है, मतलब जैसे नॉर्मल एवरेज बच्चों का रहता है वैसा ही रहा है। एंड ओवरऑल इनकी लाइफ में ऐसा कोई टर्मोइल आया नहीं है एक्सेप्ट इन 1804 जब इनके फादर की डेथ हो जाती है। एंड वो टर्मोइल भी ज्यादा टाइम तक इनके साथ रहा नहीं है क्योंकि इनकी मम्मा ने जल्दी ही दूसरी शादी कर ली एंड उसके बाद इनकी लाइफ अगेन थोड़ी सी स्टेबल हो गई थी। अगर मैं इनके भाई बहनों की बात करती हूँ तो इनके दो भाई हैं जिनका नाम है जॉर्ज एंड टॉम, एंड इनकी एक सिस्टर है जिनका नाम है फेनी। एंड इन्होंने अपने सिबलिंग्स के साथ थ्रू आउट हिज लाइफ उन्होंने एक बहुत ही क्लोज बॉन्ड बना के रखा है, क्योंकि पेरेंट्स के साथ वो ऐसा बॉन्ड नहीं बना पाए थे। लाइक इनके फादर की डेथ काफी यंग एज में ही हो गई है। एंड इसके बाद जो है इन्होंने अपनी स्कूलिंग जो है वो स्टार्ट की थी इनफील्ड, एक जगह है इंग्लैंड में, उससे 2 माइल्स की दूरी पे, यानी कि 2 माइल्स की दूरी पे एक स्कूल था जिसे मैनेज करते थे जॉन क्लार्क। उस स्कूल में इन्होंने एडमिशन लिया था एंड वहां पे उस स्कूल के थ्रू आप कह सकते हो या जॉन क्लार्क के थ्रू जो है जॉन कीट्स की मुलाकात जो है वो कोडन क्लार्क से हुई, जो कि जॉन क्लार्क के बेटे थे। एंड चार्ल्स ने जो है कीट्स की बहुत हेल्प की है थ्रू आउट हिज करियर। लाइक चार्ल्स की वजह से इन्होंने कई सारे जो इनके कंटेम्प्रेरी इंपॉर्टेंट लोग थे जिनका इन्फ्लुएंस सोसाइटी पे रहा है, कीट्स पे रहा है, उनसे इनकी मुलाकात होती है। एंड अगर हम बचपन की इनकी बात करते हैं तो बचपन में कीट्स बहुत ही अग्रेसिव बच्चे थे।
लाइक लड़ाई झगड़े में रहना, शॉर्ट टेम्पर्ड होना, ये इनका बिहेवियर था। एंड उस टाइम पे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये एक राइटर कभी बन पाएंगे या कभी भी ये लिटरेचर के साइड जाएंगे, इनका रुझान कभी भी लिटरेचर के साइड जाएगा। इनके चाइल्डहुड को देख के कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था, बट अगेन ये लिटरेचर की तरफ गए। सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस, जैसे मैंने कहा, कि चार्ल्स का ही रहा, कि उन्होंने ही जो है इन्हें इन्फ्लुएंस किया था रीडिंग के लिए, जो कि इन्होंने स्टार्ट कर दिया 1809 में। एंड 1810 में जो है इनकी मदर एंड इनकी ग्रैंड मदर दोनों की ही डेथ हो गई। ठीक है, सो इनके जितने भी गार्डियंस थे, आप कह सकते हो फादर की डेथ तो हो ही गई थी, उसके 6 साल बाद मदर की भी डेथ हो गई, तो मदर से भी ये एज सच कनेक्ट नहीं कर पाया। एंड सिंस इनके जितने भी गार्डियंस थे उन सबकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद इनकी जो कस्टडी गई वो गई एलिस जेकिंस के नाम, एलिस जेकिंस के पास, जिन्होंने डिसाइड किया कि इनके और इनके भाई बहनों के 2 गार्डियंस बनेंगे। पहले हो जाएंगे रिचर्ड एबे एंड दूसरे हो जाएंगे जॉन सेंडल। एंड इन दोनों ने ही मिलके जॉन और उनके सिबलिंग्स का पूरे टाइम पे ख्याल रखा है, उनकी आगे की पढ़ाई भी उन्होंने कराई है। एंड एबी की ही रिक्वेस्ट पे जॉन ने जो है 1811 में जो है उन्होंने सर्जन बनने की पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। कहाँ से? एडमिंटन से। ठीक है, बट अब आप ये समझिए कि सर्जन बनने की या मेडिसिन की जब पढ़ाई हो रही थी वो काफी सालों तक चलती है, तो इन्होंने 1811 में शुरू तो की, बट 1814 में जो है इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ भी दी वहां से, एंड ये लंदन मूव कर गए। ठीक है, अब लंदन में मूव करने के बाद इन्होंने कई अलग अलग जगह काम किया है। सबसे पहला काम जो इन्होंने किया वो था गायस एंड सेंट थॉमस हॉस्पिटल में, एंड यहाँ पे पहले वो एक ड्रेसर बने, फिर जूनियर सर्जन बने, एंड इसी तरह इन्होंने अपना जो है मेडिसिन का करियर कंटिन्यू किया। मतलब जितनी इनके पास नॉलेज थी उसके हिसाब से उन्होंने एक हॉस्पिटल में जो है एक पोजीशन अटेन कर ली। एंड अभी भी जो है इनकी पूरी फैमिली या इनके जो भी गार्डियंस थे उन्हें लग रहा था कि जॉन जो है वो थ्रू आउट हिज लाइफ वो मेडिसिन ही परस्यू करेंगे, वो डॉक्टरी में ही रहेंगे। एंड यही टाइम पीरियड वो रहा जब इन्होंने एपेथोकार्पी का लाइसेंस भी ले लिया था। एपेथोकार्पी ये आप कह सकते हो कि ड्रग्स बनाना या मेडिसिन बनाना एंड उसको प्रेस्क्राइब करने का काम, ड्रग्स मेकिंग एंड प्रेस्क्राइबिंग, इसको कहते हैं एपेथोकार्पी। ठीक है, सो इसका लाइसेंस जब किसी को मिल जाता है तो वो मेडिसिन बना के उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। होम्योपैथिक वाले जितने भी होते हैं जो मेडिसिन आपको शीशी में बना के दे देते हैं, उनके पास ये लाइसेंस जरूर होगा। तो इस लाइसेंस के बाद जो है वो उन्होंने एपेथोकार्पी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। सर्जन और फिजिशियन भी वो बन गए। सर्जन की तो ट्रेनिंग उनके पास थी ही, फिजिशियन भी वो बन गए। अब इस पॉइंट तक उनका मतलब कोई वो नहीं था कि वो लिटरेचर की तरफ जाएंगे, बट इसके आगे जो इनकी लाइफ में टर्न्स है उसकी वजह से ये लिटरेचर में आप कह सकते हो लिटरेरी इंटरेस्ट इनका जो है वो धीरे धीरे करके बनता गया, एंड वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। कब तक? 1817 तक। 1817 में इन्होंने मेडिसिन को छोड़ के पोएट्री पे पूरी तरीके से फोकस करना स्टार्ट कर दिया, एंड उसके बाद इन्होंने अपना पोएट्री पे फोकस तब तक रखा है जब तक इनकी डेथ नहीं हो गई। अब फिर से एक बात आ जाती है कि भैया ये जो पोएट्री का इनका इन्फ्लुएंस रहा है वो कौन रहेगा? तो क्लार्क ही रहेंगे, क्योंकि क्लार्क ने ही कीट्स को जो है स्पेंसेरियन एंड एलिजाबेथन पीरियड की जो पोएम्स थी, ये दोनों टाइप की पोएम्स को क्लार्क ने इंट्रोड्यूस किया था। क्लार्क ने कहा था कि आप इन्हें पढ़िए, आप इन्हें समझिए, एंड इन्हीं की वजह से, क्लार्क की वजह से ही जो धीरे धीरे वो लिटरेचर की तरफ बेंड होते गए, एंड अल्टीमेटली उन्होंने लिटरेचर को अपना करियर। सो इन दोनों पीरियड्स की जो पोएम्स थी, स्पेशली स्पेंसेरियन या एडविन स्पेंसर की जो पोएम्स थी, उनसे इंस्पायर होके एट द एज ऑफ 18 इन 1814 उन्होंने अपनी सबसे पहली पोएम लिखी, जिसका नाम इन्होंने लिखा एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। सबसे पहली पोएम एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, नाम से क्लियर हो रहा है कि स्पेंसर की पोएम पे बेस करके इन्होंने पोएम लिखी। इसके कुछ टाइम बाद आप कह सकते हो या 2 साल बाद आप एग्जैक्टली कह सकते हो कि इन्होंने एक और पोएम लिखी। अब ये पोएम इनकी एक सॉलिड ग्राउंड, एक बहुत ही मेच्योर पोएम और एक बहुत ही सॉलिड पोएम इनकी आई। इससे पहले जो पोएम आई ये आप कह सकते हो कि एक इन्फ्लुएंशियल पोएम थी कि किसी दूसरे पोएट की स्टाइल को इन्होंने कॉपी करने की कोशिश की है, बट इनकी जो सबसे अच्छी पोएम आप कह सकते हो, सबसे अच्छी भी नहीं कहेंगे, सबसे जो मेच्योर पोएम एंड इनका जो खुद का स्टाइल था वो इस पोएम के साथ सबके सामने आना शुरू हुआ। एंड पोएम का नाम था, पोएम भी क्या थी? सोनेट थी। सोनेट क्या होती है जरा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सोनेट एक्चुअली क्या होती है? लाइक इज इट अ पोएम, इज इट अ टाइप ऑफ पोएम, क्या है एग्जैक्टली सोनेट, एंड सोनेट किस तरीके से अलग है बाकी पोएम्स, तो जरा बताइएगा।
एंड सोनेट का यहाँ पे हम जल्दी से नाम देख लेते हैं। तो सोनेट का नाम था ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू द चैपल मैन्स होमवर्क। अब ये पोएम भी इंस्पायर्ड ही थी, बट इसका इंस्पिरेशन किसी का आइडिया लेके बनाना, किसी के स्टाइल को कॉपी करना पूरी तरीके से डिफरेंट है। फर्स्ट पोएम जो थी वो एक इमिटेशन थी, एक कॉपी थी। सेकंड जो है वो एक इंस्पिरेशन लेके उन्होंने बनाया था। किससे इंस्पिरेशन ली थी? उन्होंने इंस्पिरेशन ले ली थी जॉर्ज चैपमैन से। एंड जॉर्ज चैपमैन कौन थे? ये भी एक राइटर हैं, ये भी एक पोएट है, एंड इन्होंने आप कह सकते हो ब्रिटिश लिटरेचर की दो सबसे फेमस एपिक्स को लिखा है, इलियाड एंड द ओडिसीज। ठीक है, 17th सेंचुरी में ही इन्होंने लिखा था। इसके बाद जब ये दो पोएम्स हो गई, इसके बाद क्लार्क ने आगे भी इन पे इन्फ्लुएंस रखा, एंड क्लार्क ने ही इन्हें जो है हंट सर्कल से इंट्रोड्यूस किया। हंट सर्कल जो है वो जर्नलिस्ट एंड पोएट लीक हंट का आप कह सकते हो कि ग्रुप था, एंड उसके लीडर जो थे वो लीक हंट थे। ठीक है, एंड जब इस सर्कल में वो इंट्रोड्यूस हुए तो उनके कई नए दोस्त बने, जिसमें से कुछ थे जॉन हैमिल्टन, रायन रेनॉल्ड्स, ये एक पोएट थे, एक यंग पोएट थे अपने टाइम के, एंड बेंजामिन हेडन, ये पेंटर थे उस टाइम के। ठीक है, सो इनका इन्फ्लुएंस भी अब आपको इनकी लाइफ में देखने को मिलेगा। हंट सर्कल में रहते हुए ही कीट ने जो है सबसे ज्यादा जो इनका पोएटिक डेवलपमेंट हुआ है वो हंट सर्कल में रहते हुए ही हुआ है। उन्होंने बहुत सारी पोएम्स इसी टाइम पीरियड पे लिखी है, इवन इन्होंने अपनी कई बुक्स भी पब्लिश की है। तो सबसे पहली बुक जो जॉन कीट की पब्लिश हुई थी उसका नाम था पोएम्स, जो कि पब्लिश हुई थी 1817 में। एंड इसी में एक जो इनकी सबसे फेमस पोएम रही है वो है स्लीप एंड पोएट्री, जिसमें इन्होंने मिड सेक्शन में एक प्रॉफिटिकल बैकग्राउंड देने की कोशिश की है। आप कह सकते हो कि कीट जो है वो अपने पीक पॉइंट पे पहुंच गए हैं, अपने पोएटिक डेवलपमेंट के पीक पॉइंट पे पहुंच गए हैं, वो आप इनकी इस पोएम से समझ सकते हैं। इसके अलावा जॉन कीट ने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं, बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं। पर्टिकुलरली जो इनके सबसे ज्यादा फेमस रहे हैं, शायद आपने इससे पहले अपने बैचलर्स में यानी कि अपने फर्स्ट ईयर में या अपने स्कूलिंग टाइम में आप लोगों ने पढ़े भी हो, तो उनके कुछ नाम जल्दी से आप देख लीजिए। सबसे पहला इनका आ जाता है ओड टू अ नाइट एंगल, उसके बाद आ जाता है ओड टू अ ग्रेशियन अर्न, स्लीप एंड पोएट्री मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा इनकी जो फर्स्ट सोनेट थी, जो मैंने कहा कि वो इनका स्टाइल डिसाइड करती है, वो भी इनकी काफी फेमस सोनेट है। ठीक है, एंड टिल नाउ ये ऐसी सोनेट्स है या ऐसी पोएम्स है जो अभी भी आपको कहीं ना कहीं पढ़ने को मिल जाएगी, चाहे आपका स्कूलिंग बैकग्राउंड हो, आपके स्कूल में आपको पढ़ा दी गई हो, चाहे आपको बैचलर्स में पढ़ा दी गई हो, चाहे आपको मास्टर्स में पढ़ाई गई हो, बट जब जॉन कीट की बात आएगी तो इनमें से कोई ना कोई एक आध पोएम आपके कोर्स में पक्का रहेगी। अब इसी के बाद जो है इन्होंने एक शॉर्ट ट्रिप ली आइल ऑफ वाइट एंड कैंटरबरी में इन 1817, एंड यही वो टाइम पीरियड रहा जब इन्होंने अपनी सेकेंड बुक पे काम करना स्टार्ट किया, जिसका नाम था एडमिन। ठीक है, एंड ये इनकी फर्स्ट लेंदी पोएम्स बनी। ठीक है, फर्स्ट लेंदी पोएम इनकी बनी कि इससे पहले जो है ये सोनेट लिखते थे या लिरिक लिखते थे, छोटी होती थी। ये इनकी फर्स्ट लेंदी पोएम बनी जिसे इन्होंने पब्लिश किया 1818 में। एंड ये आप इसे हम लेंदी सिर्फ इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो है इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल राइम्ड कपलेट यूज किया है। इसके अलावा इन्होंने उस पूरी पोएम को 4 सेक्शंस में डिवाइड किया, एंड हर एक सेक्शन जो है वो 1000 लाइंस का है। 4 सेक्शंस हैं, 1000 लाइंस के हैं। सो आप ये कह सकते हो कि पूरी जो पोएम है वो 4000 लाइंस की। सो इसलिए इसे एक लेंदी पोएम या आप कह सकते हो एक एपिक में इसे हम कंसिडर। इसके बाद जो इन्होंने पोएम पब्लिश की वो भी पोएम क्या पब्लिश की, इन्होंने बुक पब्लिश की थी अपनी, उसका नाम था लीमिया इजाबेल द ईव ऑफ अगस्टिन एंड द अदर पोएम्स, जो कि इन्होंने 1820 में पब्लिश की थी। अब इसमें कौन कौन सी पोएम्स इनकी आ जाती है? इसमें इनकी पोएम हाइपरन आ जाती है, ओड टू द ग्रेशियन अर्न आ जाती है, ओड ऑन मेलनकली आ जाती है, ओड टू अ नाइट एंगल भी इंक्लूड हो गई थी। एंड ये सारी पोएम्स जो हैं, जितना भी इनका पोएटिक डेवलपमेंट है, इनकी पोएटिक व्यू पॉइंट्स हैं, इनके फिलोसफिकल व्यू पॉइंट्स हैं, वो सब बहुत अच्छे से इन्होंने अपनी पोएम्स में, अपने कंटेम्प्रेरी वर्क्स में बहुत अच्छे से इन्हें दिखाया है। अब इसी टाइम पीरियड के साथ जो है धीरे धीरे जो है ईट्स की जो है वो हेल्थ भी खराब होने लगती है। एंड ये वो टाइम पीरियड 1820 एक ऐसा टाइम पीरियड आ गया जब इनके डॉक्टर ने इन्हें एडवाइस किया कि सिंस ये इंग्लैंड में रहते थे, एंड इंग्लैंड इज अ कोल्ड एरिया, वो ओवरऑल जो है वो एक ठंडा एरिया है, वो गर्मी में भी इतना गर्म नहीं होता जितना इंडिया होता है। 1920 के विंटर्स में जो है इनके डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि सिंस विंटर्स चल रहे हैं,
आपको किसी गर्म एरिया में चले जाना चाहिए जहाँ पे आप आराम से रह सके। सो ही गोज टू रोम विथ हिज फ्रेंड जोसेफ सेवरन, एंड वहां पे ही ऑन 23rd Feb 1821 he died of tuberculosis at the age of 25। रोम इटली में ही इनकी डेथ हो गई थी 25 साल की उम्र में। डेट थी 23rd Feb 1821। सो ये थे हमारे पोएट जॉन कीट्स। अब हम चलते हैं इनकी पोयम टू ऑटम पे, एंड पोयम को डिस्कस करने से पहले पोयम के कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। सो ये पोयम जो है ओवरऑल ये पर्सोनिफिकेशन है। सो ये थे हमारे पोएट जॉन कीट्स, एंड अब हम बात करते हैं हमारी पोयम 2 अगस्त की, टू ऑटम है। सो ये थे हमारे पोएट जॉन कीट्स। अब हम बात करते हैं इनकी पोयम टू ऑटम की। एंड पोयम को डिस्कस करने से पहले, पोयम का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले हम पोयम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो टू ऑटम की जब हम बात करते हैं तो इसमें इन्होंने पर्सोनिफाई किया है, या पर्सोनिफिकेशन बहुत अच्छे से इन्होंने यूज किया है। किसे पर्सोनिफाई किया है इन्होंने? ऑटम सीजन को पर्सोनिफाई कर दिया है। एंड टू ऑटम आप टाइटल से ही क्लियर हो जाएगा। कोई आपसे पूछता है कि टाइटल का सिग्निफिकेंस क्या है, तो टाइटल का सिग्निफिकेंस आप कहेंगे कि इन्होंने टू ऑटम के साथ ही, टाइटल के साथ ही इन्होंने अपोस्ट्रोफी भी इन्होंने यूज कर ली है। एंड अपोस्ट्रोफी किसके लिए है? अगेन ऑटम सीजन के लिए पर्सोनिफिकेशन यूज किया है। ओवरऑल पोयम में पर्सोनिफिकेशन यूज किया है। टू ऑटम टाइटल के साथ ही इन्होंने क्लियर कर दिया कि ये अपोस्ट्रोफी यूज कर रहे हैं। एंड अपोस्ट्रोफी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्या होती है। अपोस्ट्रोफी तब हम यूज करते हैं जब हम किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को या किसी नॉन लिविंग थिंग को अपने सामने कंसिडर करते हैं, एंड ओनली वी आर द वंस हु आर स्पीकिंग। ठीक है, जब जो पोएट होता है या जो राइटर होता है सिर्फ वो बात कर रहा होता है, एंड जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है वो हमारे सामने खड़ा होता है, एंड हम उससे वन वे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तब वो हमारा एपोस्ट्रोफी आ जाता है। अगर और एक चीज बताइए, अगर टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, लाइक मैं भी उस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से बात कर रही हूँ एंड वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया भी रिप्लाई कर रहा है, उसको क्या कहेंगे? वो कौन सा लिटरेरी डिवाइस हुआ, या लिटरेचर के टर्म में उसे क्या कहेंगे? ये जरा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी इस पोएम में अपोस्ट्रोफी यूज हुई है, ये याद रखिएगा। स्ट्रक्चर की बात कर लें तो 3 सेक्शंस या 3 स्टैंजाज में ये पूरी पोएम डिवाइडेड है, एंड हर स्टैंजा जो है वो 11 लाइंस का है। मीटर की जब हम बात करते हैं तो इम्बियानिक पेंटामीटर इन्होंने यूज किया है। इम्बियानिक का मतलब क्या हो जाता है? इम्बियानिक का मतलब हो जाता है कि शॉर्ट सिलेबल के साथ जो है लॉन्ग सिलेबल यूज हो रहे हैं, या लॉन्ग सिलेबल इज फॉलोड बाय अ शॉर्ट सिलेबल। शॉर्ट सिलेबल के बाद जब लॉन्ग सिलेबल आ रहा हो उसको हम कहते हैं इम्बियानिक, एंड ये नंबर डिसाइड करता है कि कितने रिपीट होंगे। सो अगर यहाँ पे अगर ट्राईमीटर लिखा होता या टेट्रामीटर लिखा होता तो हम कहते हैं कि 3 का सेट होगा, 4 का सेट होगा। यहाँ पे पेंटा लिखा हुआ है, पेंटा मीन्स 5, तो 5 का सेट बनेगा, मतलब लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग करके 5 सेट्स बनेंगे। ठीक है, ये हो गया लाइन का स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका मीटर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसकी राइम स्कीम की, तो राइम स्कीम इसकी आ जाती है ए बी, ठीक है, सी डी सी ई। फर्स्ट स्टैंजा में ये राइम स्कीम चल रही है, बट सेकंड और थर्ड स्टैंजा में थोड़ा सा चेंज आया है। सेकंड और थर्ड स्टैंजा में क्या हो रहा है कि फर्स्ट 4 लाइंस तो सेम पैटर्न फॉलो कर रही हैं, बट इसके बाद जो लाइंस हैं वो एक डिफरेंट पैटर्न फॉलो कर रही हैं। राइम स्कीम आप देख लीजिए, सेकंड और थर्ड स्टैंजा की राइम स्कीम रहेगी ए बी बी ए नहीं रहेगी, ए बी रहेगी, ए बी सी डी ई। तो सेकंड और थर्ड स्टैंजा की राइम स्कीम ये चलेगी, एंड फर्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम वो चलेगी ए बी सी डी ई। ओके, लॉफ्ट, सॉफ्ट, क्रॉफ्ट, सेम लाइंस चल रही है, सेम वर्ड्स चल रहे हैं। सो इसी के हिसाब से आपकी फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग स्कीम थोड़ी सी अलग होगी, एंड सेकंड और थर्ड स्टैंजा की राइमिंग स्कीम अलग चलेगी। ओके, अब हम चलते हैं पोएम के एक्सप्लेनेशन पे। सो फर्स्ट स्टैंजा हमारा आ जाता है, सीजन्स ऑफ मिस्ट and mellow fruitlessness, close blossom friend of the maturing sun, conspiring with him how to load and bless with fruits the vines that round the thatched eaves run, to bend with apples the most cottage trees, and fill all fruits with ripeness to the core, to swell the ground and plumb the hazel shells with sweet kernels, to set budding more and still more later flowers of the bees, until they think warm days will never cease, for summer has overbrimmed their clammy shells. So ये आपका फर्स्ट स्टैंजा है, सिर्फ 2 लाइंस को लेते हैं। तो सबसे पहले बात हो रही है कि भैया जो सीजन ऑफ मिस्ट है या सीजन ऑफ मेलो है, यानी कि खुशी का जो सीजन है और जो मिस्ट का सीजन है, फ्रूटफुलनेस का जो सीजन है,
यानी कि ऑटम, ये जो फर्स्ट लाइन है ये सिर्फ ऑटम को डिनोट कर रही है। ओके, यहाँ पे सिर्फ ऑटम की बात हो रही है कि ये जो ऑटम है, ये जो सीजन ऑफ मिस्ट और फ्रूटलेसनेस का सीजन है, वो क्या कर लिया है, उसने दोस्ती कर ली है। किसके साथ दोस्ती कर ली है? उसने क्लोज ब्लॉसम फ्रेंड, यानी कि उसने दोस्ती कर ली है मैच्योरिंग सन के साथ। वो आप कह सकते हो दोस्ती कर ली है, या वो सन की दोस्त बन गई। एंड सन को मैच्योरिंग क्यों कहा गया है? कि वो कोई भी चीज, वो सन जो है एज अ सोर्स वर्क करता है, एंड वो हर चीज को जो है वो ग्रो करता है, डेवलपमेंट के लिए, ग्रोइंग के लिए नीडेड। सो इसीलिए ऑटम ने क्या किया है, उसने सन के साथ अपनी फ्रेंडशिप कर ली है, एंड इसके बाद वो कॉन्स्पायर कर रही है सन के साथ। ऑटम जो है वो कॉन्स्पायर कर रही है सन के साथ। कॉन्स्पायर का मतलब होता है साजिश करना, ठीक है। तो वो क्या साजिश कर रही है कि वो जितने भी वाइन्स हैं, जितने भी पेड़ हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, जितने भी नट्स हैं, उनके साथ क्या करेगी, उनको लोडेड फील करा देगी। यानी कि वो उनको आप कह सकते हो कि वो उनको ब्लॉसम कर देगी, या वो उनको पूरी तरीके से राइप बना देगी। राइप मतलब खाने लायक बना देगी, या आप कह सकते हो पका देगी वो सबको। तो किसी किसी वो क्या क्या कर रही है, जितने भी फ्रूट की वाइन्स है वो उनको जितने भी ट्रीज है, स्पेशली एप्पल के जो ट्रीज है, उनमें वो फ्रूट्स ग्रो कर रही है सन की हेल्प से। एंड जो फ्रूट्स हैं, एप्पल फ्रूट्स हैं, उनके वेट से क्या हो रहा है, जो एप्पल ट्रीज हैं वो कॉटेज के साइड जो है वो झुकते जा रहे हैं। सिंपल सा है कि अगर आपके ऐसे ब्रांचेस हैं, ब्रांचेस पे यहाँ पे अगर फ्रूट्स आ जाएंगे, तो वो ब्रांच क्या हो जाती है, वो थोड़ी सी झुकने लगती है फ्रूट्स के वेट की वजह से। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है कि जितनी भी ब्रांचेस है जो ट्रीज के आसपास हैं, या कॉटेज के आसपास जितने भी ट्रीज हैं, चाहे वो एप्पल ट्री हो, चाहे वो किसी और फ्रूट का ट्री हो, उनमें क्या कर रही है, वो फ्रूट को प्रोड्यूस कर रही है। एंड वो फूड को प्रोड्यूस भी नहीं कर रही है, वो उन्हें राइप कर रही है, यानी कि उनको पका दे रही है ताकि वो ईटेबल बन जाए। ठीक है, सो वो क्या कर रही है, सारे फ्रूट्स को वो राइप कर दे रही है उनके कोर तक। इसके अलावा वो क्या कर रही है, वो ग्राउट यानी कि लौकी, ये लौकी को कहते हैं, लौकी को वो क्या कर दे रही है, लौकी को वो बड़ा कर दे रही है, आप कह सकते हो कि उसे भी वो राइप कर दे रही है। जितने भी हेजल शेल्स है, यहाँ पे हेजल मतलब है हेजल नट, हेजल नट की बात हो रही है। हेजल मतलब यहाँ पे हेजल नाम नहीं है, एक तरीके से आप कह सकते हो फ्रूट है या ड्राई फ्रूट है। तो जितने भी हेजल नट्स हैं उनके अंदर क्या कर रही है, उनके अंदर जो भी उसके कर्नल्स हैं, उसके सीड्स जो है वो उन्हें मीठा कर दे रही है, उन्हें बड़ा बना दे रही है, उन्हें ग्रोइंग स्टेज तक प्रॉपर ले आ रही है वो। ठीक है, एंड जितने भी सीड्स हैं उनको वो क्या कर रही है, जितने भी सीड्स हैं उन्हें वो बडिंग स्टेज पे ले आ रही है, यानी कि अब वो आगे जर्मिनेशन के लिए रेडी है, सीड जो है वो रेडी है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी फ्लावर्स हैं, जितने भी बड्स हैं, वो फ्लावर्स के फॉर्म में जा चुके हैं, ताकि बीज जितनी भी हैं वो आप कह सकते हो पॉलिनेशन का प्रोसेस वो कंटिन्यू कर सके, वो किसी भी तरीके से रुके ना। एंड ये सब कब तक चलेगा, ये सब तब तक चलेगा जब तक उनके दिमाग में ये नहीं आ जाता कि भैया ये जो समर के दिन है, या ये जो मतलब दे वो वेटिंग कि भैया समर के दिन हटे, या समर के दिन जब तक नहीं आ रहे तब तक हम फ्रूट्स का मजा ले रहे हैं। क्योंकि समर में यूजुअली फ्लावर्स जो होते हैं वो ज्यादा ग्रो नहीं करते, फ्लावर्स यूजुअली स्प्रिंग और ऑटम के सीजन में ही ग्रो करने को मिलेंगे। एंड वो यही चीज सोच रहे हैं कि जो एनिमल्स हैं या लोग हैं वो सब वेट कर रहे थे कि समर का जो वार्म डेज है वो कब सीज होगा, कब रुकेगा, एंड उसके आगे हम कब आगे जाके चीजें कर सकते हैं, कब समर के जो क्लामी डेज है, या आप कह सकते हो थोड़े से जो परेशान भरे दिन है, वो कब हटेंगे। लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला लिटरेरी डिवाइस आ जाता है क्लोज ब्लॉसम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन। ये आपका आ जाता है मेटाफर कि वो सन का दोस्त है। क्लैमी शेल्स, ये आपका यहाँ पे एलिट्रेशन है। कॉन्स्पायरिंग विथ हिम, ये आपका पर्सोनिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि कंस्पायर करने का या कह सकते हो कोई भी प्लान बनाने का जो बिहेवियर है वो ह्यूमन बिहेवियर है। कोई भी एब्स्ट्रैक्ट वो उस चीज को अगर कर रहा है, यानी कि यहाँ पे सन और ऑटम मिलके कॉन्स्पायर कर रहे हैं, जो एक ह्यूमन बिहेवियर है, इसीलिए ये पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एपोस्ट्रोफी पूरे पोएम में है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। दैट्स इट, इस स्टैंजा पे इतने ही है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंजा पे। सो सेकंड स्टैंजा हमारा आ जाता है, Who hath not seen thy oft amidst thy store? Sometimes whoever seeks abroad may find thy sitting careless on a granary floor, thy hair soft lifted by the winnowing wind, or on a half-reaped furrow sound asleep, drowsed with the fume of poppies, while the hook spares the next swath and all its twin flowers. And sometimes like a greener thou dost keep
steady thy laden head across a brook or by a cinder press with a patient look thou watchest the last oozing hours by hours. So ये आपका स्टैंजा है, सिर्फ हम स्टार्टिंग की 2 लाइन्स पे या सिर्फ एक लाइन पे फोकस करते हैं। तो इसमें क्या है कि पोएट ने एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा है। रिटोरिकल क्वेश्चन क्यों है कि इसका कोई आंसर नहीं दे रहा, वो खुद ही आगे जाके आंसर देंगे। तो रिटोरिकल क्वेश्चन क्या है कि कौन है जिसने अभी तक ऑटम को नहीं देखा या ऑटम को एज अ सीजन किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया। कौन है जिसने ऑटम को नहीं देखा, कौन है जिसने अभी तक इसका मतलब होता है यू, अभी तक तुम्हें नहीं देखा। तो अगर कोई देखना चाहता है समटाइम्स अगर आप देखना चाह रहे हो तो आप कहाँ देख सकते हो कि कभी कभी देखा जा सकता है, कहाँ पे दाई अगेन आ गया, यू यहाँ पे जहाँ पे भी यू योर यूज हो रहा है, ये सब ऑटम सीजन के लिए यूज हो रहा है। एंड इस पूरे स्टैंजा पे उन्होंने पर्सोनिफाई कर दिया ऑटम को, क्योंकि एज अ एंटिटी वो उसे अभी पूरा डिस्क्रिप्शन जो देंगे वो एज अ एंटिटी उनका दे रहे होंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि दाई सिटिंग केयरलेसली ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर। ग्रेनरी क्या होती है? ग्रेनरी जो होती है जहाँ पे ग्रेन से स्टोर किए जाते हैं, अनाज आप अपना स्टोर करते हैं, उसको ग्रेनरी कहते हैं। ठीक है, सो सबसे पहली जगह आप कहाँ ऑटम को देख सकते हैं? सबसे पहली जगह आ जाएगी कि ग्रेनरी के फ्लोर पे जो है आप ऑटम को बैठा हुआ देख सकते हैं। वो भी कैसे बैठी है? केयरलेसली बैठी है, किसी परवाह के साथ नहीं बैठी, वो बस वहां पे मजे करने के लिए बैठी हुई। इसके अलावा कभी कभी आप उन्हें जब देखोगे वो लेटी हुई है एंड उनके हेयर कैसे हो रहे हैं? उनके हेयर जो है वो सॉफ्टली लिफ्टेड है। किससे लिफ्टेड है? विनोइंग विंड से। विनोइंग विंड यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है जैसे जब आप मतलब हार्वेस्ट सीजन के बाद जब आप ग्रेन्स को जो है स्टॉक से अलग कर रहे होते हो, साइंस में इसे विनोइंग कहते हैं, सेपरेशन में आता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यूजुअली हम हमारा जो ग्रेन होता है उसे पछोड़ते हैं या फिर पंखा चलते हुए, पंखा सामने चल रहा हो या तेज हवा कहीं पे आ रही हो तो हम उसे धीरे धीरे गिरने देते हैं, जिससे रेशे होते हैं जो स्टॉक होते हैं वो मेन सीड से जो है या ग्रेन से जो है वो पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं। ये जो विनोइंग विंड से यानी कि वो हवा जो विनोइंग के लिए यूज की जा रही है वो क्या कर रही है? वो ऑटम के जो बाल है उसे हल्के हल्के उठा रही है। इसके अलावा कभी कभी जो है तुम्हें वो आधी नींद में भी दिखेगी, मतलब थोड़ी सी आप कह सकते हो इंटॉक्सिकेटेड या मदहोश स्टेट या ड्राउजी स्टेट में वो मिलेगी। इसका भी रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि वो पॉपी प्लांट्स जो होते हैं या पॉपी के जो फ्लावर्स होते हैं ये यूजुअली आपके ओपियम की तरह काम करते हैं। ओपियम ड्रग्स बनाने के लिए या किसी तरीके का जब आप नशा लेना चाहते हैं, इंटॉक्सिकेट होना चाहते हैं, तब आप ओपियम का यूज करते हैं। एंड सिंस पॉपी प्लांट्स जो हैं वो देखने में बहुत खूबसूरत होते हैं, पिंक कलर के, रेड कलर के होते हैं, वो देखने में बहुत वो पॉपी प्लांट्स के फील्ड्स में जो है पॉपी प्लांट्स की स्मेल की वजह से वो थोड़े से ड्राउजी, थोड़े से इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में आपको सोती हुई भी मिलेंगी। किसी फ्राउ के पास, फ्राउ आप कह सकते हो छोटा सा एक वाटर लाइक एरिया है जहाँ पे आप पानी जो है वो इरिगेशन के लिए या खेतों में पानी डालने के लिए आप यूज कर सकते हो। इस लाइन में वही पॉपी प्लांट्स के बारे में बात की गई कि उनके फ्लावर्स कैसे हैं। उनके फ्लावर्स ट्विन फ्लावर्स हैं एंड उसी के आसपास जो है यानी कि फील्ड के आसपास के आपको ऑटम जो है वो बैठी हुई हल्की सी ड्राउजी स्टेट में आपको दिखेंगी। ये एक चीज होगी। इसके बाद लास्ट के जो स्टैंजाज हैं इसमें उन्होंने एज अ वर्कर या एज अ मतलब आप कह सकते हो एज अ समवन जो फील्ड में काम करता है उसकी तरह उन्होंने दिखाया है कि ऑटम जो है वो कभी कभी फील्ड्स में काम करती हुई नजर आएगी। सबसे पहला काम वो क्या करेगी? वो एक ग्रीनर ये वो इंसान हो जाता है जब हार्वेस्ट हो जाते हैं खेत, मतलब जो आपका खेत है उसको काट दिया जाता है तो उसके बाद कई बार होता है कि खेत में स्टॉक्स जो होते हैं वो आपके गिरे रह जाते हैं। तो एक इंसान होता है जो गिरे हुए स्टॉक्स को, गिरे हुए आपके जो अनाज है उनको उठाता है। अनाज भी नहीं, वो स्टॉक्स ऐसे बड़े बड़े दिखते नहीं है जो कट किए जाते हैं, उन्हें उठाता है। तो वैसे ही क्या कर रही है कि ऑटम जो है वो एक ग्रेनर बनके वो क्या कर रही है? वो ये सारे जो स्टॉक्स गिरे हुए हैं उन्हें उठा के उनका बंडल बना के अपने सिर पे लेके जा रही हैं। और कभी कभी होता है कि वो एक किसी छोटी सी नदी के पास, एक ब्रूक के पास भी बैठी होती हैं। कभी कभी सिंडर आप कह सकते हो कि किसी का जूस निकालने के लिए या एप्पल का जूस निकालने के लिए यूजुअली या सिंडर का जूस निकालने के लिए आप उसे एक मशीन आती है उसमें डाल देते हो, जिससे आप इजिली जो है उस फ्रूट का या उस ड्राई फ्रूट का जूस इजिली निकाल सकते हो। सो सिंडर प्रेस के पास ये जो है
शांति से बैठी हुई हैं एंड यूजुअली क्या होता है कि जब आप जूस को पूरी तरीके से निकाल लेते हो तो एंड में जो है धीरे-धीरे छोटे-छोटे ड्रॉप्स गिर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो यही चीज़ बोल रहे हैं कि ये सिंडर प्रेस के पास बैठी हुई हैं शांति से एंड वो क्या कर रही हैं, वो देख रही हैं जब सिंडर प्रेस से धीरे-धीरे करके ड्रॉप बाय ड्रॉप जो सिंडर जूस है वो गिर रहा है। सो ये तो हो गया आपके स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन। लिटरेरी डिवाइस देख लेते हैं। तो सबसे पहला तो आपको यहीं पे इजीली दिख गया, विनोइंग विंड्स एलिट्रेशन है। ओवरऑल पूरा स्टैंजा जो है वो पर्सोनिफिकेशन का है। समटाइम्स लाइक अ ग्रीनर, लाइक लगा हुआ है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। कहीं पे भी अगर आपको लाइक लिखा हुआ दिखेगा या एज वेल एज लिखा हुआ दिखेगा या एज डैश, एज के साथ कुछ भी हो सकता है, एज गुड एज भी हो सकता है, या मतलब किसी की तरह जब वो दिखाना चाह रहे होंगे, ठीक, तब सिमिली होगी। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि कभी कभी जो है वो एक ग्रीनर की तरह काम कर रही होती है, लाइक समटाइम्स लाइक अ ग्रीनर, ठीक। तो कहीं पे भी अगर आपको लाइक दिखता है, आप सिंपल से ब्लाइंडली आप बोल सकते हो कि वो सिमिली। चलिए ये आपका सेकंड स्टैंजा हो गया। अब हम चलते हैं हमारे फाइनल स्टैंजा पे, लास्ट स्टैंजा पे। इसकी भी स्टार्टिंग जो है उन्होंने क्वेश्चन के साथ की है। क्वेश्चन क्या है, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग ए, वेयर आर दे, थिंक नॉट ऑफ देम दाउ हैज thy music too. While bar clouds bloom the soft dying days, the touch the subtle plains with rosy hues. Then in a wakeful choir, the small gaunt moors among the river's shallows, willow trees borne aloft or sinking as the light wind lives or dies, and full-grown lambs loud beat from hill bones. Hedge crickets sing, and now the trumpet treble soft, the red-breast whistles from a garden croft, and gathering shallow twitter in the skies. सबसे पहले जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा उसकी बात करते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है, आप कह सकते हो कि कोई उनसे पूछ रहा है या ऑथर पोएट जो है वो खुद से पूछ रहे हैं। वो ये है कि स्प्रिंग के गाने कहाँ हैं, लाइक वेयर इज स्प्रिंग। स्प्रिंग के जो सिंबल्स होते हैं गानों से, मतलब ये नहीं है कि स्प्रिंग का स्पेसिफिकली कोई गाना हो या कोई ऐसा सॉन्ग जिसमें स्प्रिंग की बात कर रही हो, नहीं। वो साउंड्स या वो नेचुरल साउंड्स जो स्प्रिंग के टाइम पे ही प्रोड्यूस होते हैं। कुछ ऐसे बर्ड्स हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सिर्फ स्प्रिंग के टाइम पे ही सामने आते हैं। अब बर्ड्स हैं तो ऑब्वियसली बर्ड्स की स्पेसिफिक नॉइस होगी, इंसेक्ट्स की स्पेसिफिक नॉइस होती है, एनिमल्स की स्पेसिफिक साउंड होती है। तो वो उसकी बात कर रहे हैं कि वो कहाँ पे है, एंड उसको एम्फसाइज भी कर रहे हैं, वो बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं। एक बार तो उन्होंने पूछ लिया कि वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, वो दोबारा पूछ रहे हैं वेयर आर दे। तो वो दो बार क्वेश्चन कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं कि वो एक चीज जानना चाह रहे हैं कि स्प्रिंग कहाँ है या स्प्रिंग के सॉन्ग्स कहाँ हैं। स्प्रिंग के सॉन्ग से सिंपल सा इंडिकेशन है, वो जानना चाह रहे हैं कि स्प्रिंग कब खत्म हो रहा है। ओके, बट इसमें आगे वो कह रहे हैं कि हमें स्प्रिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए एंड हमें उन चीजों पे ध्यान देनी चाहिए जो करंटली है। क्या है वो? है ऑटम के गाने या ऑटम का म्यूजिक। दाउ हैज दाई म्यूजिक टू, तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का भी गाना है। ऑटम के पास कौन से गाने हैं? तो सबसे पहला आ जाता है कि ऑटम के गाने, या आप कह सकते हो एक सीनरी, वो इमेजिनरी यहाँ पे दो लाइंस में दिखा रहे हैं, ठीक है, जिसमें उन्होंने पूरा वेदर दिखाया है ऑटम, आप कह सकते हो कि ऑटम इवनिंग का। तो इसमें जो है क्लाउड्स जो है वो सॉफ्टली मूव कर रहे हैं स्काई में, थोड़े बहुत क्लाउड्स दिख रहे हैं एंड इवनिंग का टाइम है, तो जो रंग है स्काई का वो हल्का हल्का चेंज हो चुका है, रोजी कलर आ चुका है, हल्का सा रेडिश ऑरेंजिश कलर जो है वो क्लाउड्स पे भी दिख रहा है एंड ओवरऑल स्काई में भी देखने को मिल रहा है। एंड इस टाइम पे जो है जितनी भी रिवर्स हैं, जितनी भी छोटी छोटी रिवर्स हैं, वो अपनी आवाजें जो है, जो रिवर का साउंड होता है वो आपको देखने को मिल जाएगा। बट द थिंग इज, सिंस ऑटम थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में जाएगा, लेमेंट करेगा, सो यहाँ पे लेमेंट हो रहा है एंड वो मॉर्न कर रहे हैं। दे आर नॉट सिंगिंग, दे आर नॉट इंजॉइंग, ठीक, दे आर मोर्निंग। एंड ऐसा ही होगा कि ऐसे ही अलग अलग एनिमल्स जो हैं वो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जितने भी लैम्स हैं या फुल ग्रोन लैम्स, यानी कि जितने भी शीप हैं, जो प्रॉपरली ग्रोन शीप है, वो क्या कर रहे हैं, वो हिली एरिया पे या हिल्स पे जाके वो आवाजें निकाल रही हैं, ब्लीड कर रही हैं, ठीक है, और वो भी जोर जोर से कर। अब एक एनिमल जो ऑटम टाइम में, एक इंसेक्ट, एनिमल भी नहीं, एक इंसेक्ट जो ऑटम टाइम पे ही आता है, वो आ जाता है हमारा क्रिकेट, ठीक है, हेज क्रिकेट। पर्टिकुलरली हेज क्रिकेट की बात कर रहे हैं क्योंकि उनकी कंट्री में हेज क्रिकेट ज्यादा, आप कह सकते हो कि पॉपुलरली वहीं मिलता ही। तो क्रिकेट की भी जो आवाज होती है वो ऑटम टाइम पे ही आपको सुनने को मिलेगी, ठीक है। ऑटम टू सम एक्सटेंट विंटर की स्टार्टिंग में भी हमें सुनने को मिल जाती है। इसके आगे लास्ट लाइन में वो कह रहे हैं, या सेकेंड लाइन में वो कह रहे हैं, ट्रेबल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट whistles from a garden croft।
ट्रेबल सॉफ्ट, ट्रेबल एक तरीके की नोट होती है, जैसे जिसको म्यूजिक की नॉलेज होगी वो समझ पा रहा होगा कि एक आपके होते हैं हाई नोट्स, ठीक है, एक होते हैं लो नोट्स। तो ट्रेबल जो होते हैं वो हाई नोट्स का कहा जाता है। तो ट्रेबल साउंड, अब ये सिंपल से दिखाना चाह रहे हैं कि रेड ब्रेस्ट एक तरीके की बर्ड है, इट इज अ टाइप ऑफ बर्ड, एंड वो कैसी आवाज निकालती है, वो एक हाई पिच नॉइस निकालती है, एंड उसमें वो क्या कर रही है, वो विसल कर रही है, यानी कि चहचहा रही है, या वो एक म्यूजिक प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है गार्डन से। एंड इसी तरीके से जितने भी आसपास के बर्ड्स हैं, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, वो आपस में गैदर हो रहे हैं, बर्ड्स स्पेशली गैदर हो रही हैं, एंड वो सिंस इवनिंग हो चुकी है तो वो स्काई में एक साथ गैदर होके वो विसल करते हुए या साउंड क्रिएट करते हुए वो कहीं जा रही हैं, ट्विटर कर रही हैं वो। लिटरल डिवाइसेस जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है सॉफ्ट डाइंग डेज, ये आपका इलिट्रेशन आ जाता है। यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया कि ये दोनों लाइंस ओवरऑल जो हैं इमेजिनरी क्रिएट कर रही हैं, तो ये आपका इमेजिनरी का लिटरेरी डिवाइस आ जाता है। यहाँ पे भी इन लाइंस में भी, लास्ट के 3 लाइंस में भी वो ओवरऑल जो है वो किस तरीके के साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आप कह सकते हो वो सेंसरी इमेजिनरी आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं पूरी पोएम में, इस स्टैंजा में पर्टिकुलरली। ओके, सो ये हो गए आपके लिटरेरी डिवाइसेस, एंड इसी के साथ हमारी पोएम जो है वो, हमारी जो वीडियो है वो एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको आगे और मिलता रहेगा। अगर आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप ये बुक जो है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका ई बुक वर्जन या पीडीएफ वर्जन चाह रहे हैं तो आपको वो हमारे गूगल प्ले बुक में अवेलेबल होगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।